अध्ययन कोचिंग के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं, और भारतीय संविधान की विशेषताओं को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने की भी सामर्थ्य है। यानी कि हमारा संविधान शांति काल की स्थिति में और युद्ध काल की स्थिति में, दोनों स्थितियों में देश की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य रखता है। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कोड है, मैं कहना चाहूँगा यदि इस नवीन संविधान के अंतर्गत या इस संविधान के अंतर्गत या आने वाले समय में अगर स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं है कि हमारा संविधान खराब है, बल्कि इसका कारण यह है कि वो मनुष्य खराब हैं जो इसको लागू करने वाले हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारा संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है, इसमें देश की एकता को बनाए रखने की सामर्थ्य भी है, और अगर किन्हीं कारणों से स्थिति खराब होती है तो उसका कारण कभी भी संविधान नहीं होगा, उसका कारण उसको लागू कराने वाले लोग होंगे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। और भारतीय संविधान की विशेषताओं में जो प्रथम मुख्य विशेषता है वह है भारत का विस्तृत संविधान। भारत का विस्तृत संविधान। देखिए, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जब भारत का संविधान बना था, या भारत के मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और वर्तमान में यहाँ देखिए, अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो लगभग 450 प्लस यानी कि 463 अनुच्छेद वर्तमान में है और भागों की संख्या 26 है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब भी इस प्रश्न का उत्तर एग्जाम में देना हो तो आप आज भी अनुच्छेद को 395 ही लगाएंगे और भाग को 22 ही लगाएंगे। इनमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे। परंतु जो हमारे पास अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में 12 है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8। देखिए, ये 4 अनुसूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई हैं और कब कब जोड़ी गई हैं, इसको देखते हैं। देखिए, 8 अनुसूची मूल संविधान में थी, लेकिन 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और इसमें भूमि अधिग्रहण संबंधित जैसे मुद्दों को रखा गया है। और मैं यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं कि 9वीं अनुसूची के विषयों पर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती। 9वीं अनुसूची के विषयों पर, देखिए, 9वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं उन 9वीं अनुसूची के विषय पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती, यानी कि न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती। न्यायपालिका विचार नहीं कर सकती। देखिए, बहुत मुख्य पॉइंट है। और 9वीं अनुसूची ऐसी है जिसके किसी भी विषय पे सुप्रीम कोर्ट जो है वाद नहीं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। इनको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से अलग रखा गया है, 9वीं अनुसूची को, केवल 9वीं अनुसूची को। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और 10वीं अनुसूची में जो विषय है वह है दल बदल। 10वीं अनुसूची का जो विषय है दल बदल है।
फिर 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद यहाँ इस 11वीं अनुसूची में ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन या स्थानीय स्वशासन की बात की गई। इसके अंतर्गत गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई। और इसी के साथ साथ इसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, 74वां संविधान संशोधन 1993 में, और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस 12वीं अनुसूची में जो शहरी प्रशासन है, नगर पालिकाएँ, नगर निगम इत्यादि को जोड़ा गया। देखिए, आज भी संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, परिवर्तन केवल आपको अनुसूचियों में देना है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अब अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जुड़ी। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जुड़ी। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जुड़ी। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में जुड़ी, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। अब दूसरी विशेषता भारतीय संविधान की देखते हैं और भारतीय संविधान के संबंध में विदेशी संविधानों की तुलना करते हैं। देखिए, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। देखिए, ये विश्व का सबसे छोटा संविधान है और विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान भी है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान। देखिए, विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है वह अमेरिका का संविधान है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है और अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। वहीं कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं और भारतीय संविधान में 395 यानी कि सबसे अधिक अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक 395 अनुच्छेद हैं। और अगर भारतीय संविधान को देखा जाए तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 स्केड्यूल यानी कि 12 अनुसूचियां हैं और इस दृष्टि से भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जबकि सबसे छोटा संविधान अमेरिका का और सबसे पुराना संविधान भी अमेरिका का ही है। अब तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की देखते हैं। भारतीय संविधान का लिखित संविधान होना, ये इसकी तीसरी विशेषता है। और देखिए, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक लिखित संविधान हो सकता है और एक अलिखित संविधान हो सकता है। भारत का संविधान लिखित संविधान है। और अगर हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पे और प्रथाओं पर आधारित है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अमेरिका के संविधान की अगर बात की जाए तो ये विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान और 7 अनुच्छेद के साथ सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का संविधान ही है। तो देखिए, भारत के संविधान का लिखित होना ये एक विशेषता है, क्योंकि भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधानों में है। और सबसे छोटा तो आप जान ही रहे हैं, अमेरिका का संविधान सबसे छोटा संविधान है। 4वीं विशेषता देखते हैं। 4वीं विशेषता हमारे पास ये है, संसदीय शासन प्रणाली का भारत में होना। देखिए, सरकार
या जो संसदीय शासन प्रणाली भारत में लगती है। और संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली हो सकती है। देखो, जितने भी संघात्मक संविधान हैं उनमें संभावना है कि 2 प्रकार की शासन प्रणाली हो। एक शासन प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी प्रणाली होती है संसदीय शासन प्रणाली। इन दोनों प्रणालियों में शासन की दोनों रीतियों में अंतर समझते हैं। देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक एक्चुअल प्रधान होता है, यानी कि जो देश का मुखिया होगा, देश की कार्यपालिका का जो वास्तविक संचालक होगा, वास्तविक प्रधान होगा, वह राष्ट्रपति होगा। ये बात हम कर रहे हैं अध्यक्षात्मक सरकार की। और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा और एक निश्चित अवधि तक वह अपने पद पर रहेगा। और बात अगर करी जाए अमेरिका की, तो अमेरिका के संविधान के अंदर अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए, अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लगती है जहां राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, देश का प्रमुख होगा और उसका निर्वाचन सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा। यही प्रक्रिया अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब हम संसदीय शासन प्रणाली देखते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू होती है। और इस प्रणाली के अंदर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली को सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित किया गया था। ये प्रणाली सबसे पहले जो संसदीय शासन प्रणाली है यह इंग्लैंड में देखने को मिली थी। भारतीय संविधान ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है वह इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटिश के संविधान से अपनाया है। और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति बिल्कुल ऐसी स्थिति है जैसी इंग्लैंड के सम्राट की। देखिए, इंग्लैंड का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति की जो स्थिति है संवैधानिक दृष्टि से वो एक जैसी स्थिति है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में सम्राट कार्यपालिका का केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए, यहाँ स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति होगा वह नाम मात्र का मुखिया होगा। वास्तविक जो संचालक होंगे, वास्तविक जो शक्ति होगी वो मंत्रिपरिषद के पास होगी, जिसका उपयोग प्रधानमंत्री करेगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो इस दृष्टि से संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की महत्वता होती है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति की महत्वता होती है। अब हम देखते हैं ये 5वीं विशेषता। अब हम देखते हैं, और 5वीं विशेषता ये है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का होना। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों को 6 प्रकार के या कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। 6 मूल अधिकार अपने नागरिकों को देता है। और ये जो मूल अधिकार हैं इनको यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भाग 3 का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट भाग 3 का संरक्षक है या मूल अधिकारों का प्रहरी, मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। देखिए, मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। मूल अधिकार, अगर हम मूल संविधान की बात करें, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस 26 जनवरी 1950 को लागू होने वाले संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन। देखिए, एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978,
और इस 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारत में जो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी उनको अब 6 कर दिया गया। और देखिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर 300 क में एक विधिक अधिकार बना दिया गया। देखिए यहाँ अनुच्छेद 19 का क, अनुच्छेद 19 के क में संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 में यहाँ से मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया और इसको जो 300 क में जोड़ दिया गया और 300 क में जोड़कर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, इसको विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ये संविधान की जो विशेषता थी, ये 5वीं विशेषता थी। अब संविधान की विशेषता देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता में राज्यों के नीति निदेशक तत्व का भारतीय संविधान में होना, ये भी भारतीय संविधान की विशेषता है। देखिए पहला स्पष्ट तो मैं ये कर दूं कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व जो हैं ये एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए बनाए गए हैं, जिससे एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किया जा सके। और राज्यों के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। और नीति निदेशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए राज्यों के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार किया जा सकता है और राज्यों के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये राज्य के अपने विवेक पर निर्भर करते हैं कि राज्य इनको लागू कराना चाहता है या नहीं चाहता। अगर राज्य इनको लागू कराना चाहता है तो राज्य की अपनी उसका विवेक है, और अगर नहीं राज्य लागू कराना चाहता तो न्यायपालिका या न्यायालय उसे ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। कहना यहाँ स्पष्ट ये है कि राज्यों के नीति निदेशक तत्व राज्यों के विवेक पर निर्भर करते हैं और इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब नई विशेषता देखते हैं, और नई विशेषता है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का पाया जाना। देखिए मूल कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो मूल कर्तव्य जो हैं राज्यों के नीति निदेशक तत्वों का ही भाग हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का ही भाग हैं, नीति निदेशक तत्वों का ही भाग हैं। और मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। जब मूल संविधान बना था 26 जनवरी 1950 को, जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी और इस समिति की सिफारिश के आधार पर एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, और अनुच्छेद 51 क। देखिए अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक अधिकार जोड़ दिए गए और इनको मौलिक अधिकारों को मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है और 1976 में भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। लेकिन ये जिस समय 1976 में इनको जोड़ा गया था उस समय इनकी संख्या थी 10, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या है 11। और ये जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर उन्हें दिया जाएगा। और यह अवसर प्रदान करने का जो कर्तव्य होगा बच्चे के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित होगा। या 11वें मौलिक कर्तव्य के द्वारा 2002 में बच्चों की शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा का जो दायित्व होगा वो उनके माता पिता और संरक्षक का होगा।
ये 11वां मूल कर्तव्य जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान ने भारत को एक स्वतंत्र न्यायपालिका दी है। और अगर बात की जाए भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की, तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भारत में न्यायपालिका की जो स्थिति है वो कैसी है। तो भारत में न्यायपालिका की स्थिति स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका और विधायिका से बिल्कुल इसको स्वतंत्र रखा गया है। देखिए, संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद और समाधान, संविधान की विवेचना या निर्वचन का जो दायित्व है वो न्यायपालिका का होता है। देखिए, दो राज्यों के मध्य कोई फाइट हो या सेंट्रल के और राज्य के मध्य कोई फाइट हो तो, और या संविधान की विवेचना करनी हो, संविधान का निर्वचन करना हो, तो ये सारे जो दायित्व हैं ये दायित्व न्यायपालिका के हैं, जुडिशरी के हैं। और उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका पर राज्यों के मध्य विवाद, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद, उनके समाधान, संविधान की व्याख्या और उसके साथ साथ मूल अधिकारों का संरक्षण, और मूल अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ जो संविधान की सुरक्षा या संविधान का संरक्षण का दायित्व भी न्यायपालिका का है। इसीलिए भारत को स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान निर्माताओं ने दी है। देखिए, संविधान की एक विशेषता और है, और संविधान की विशेषता है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। देखिए, नम्यता और अनम्यता के अनोखे मिश्रण को ध्यान से देखते हैं। नम्यता, देखिए, संशोधन की जो दृष्टि है, संशोधन करने का जो तरीका है, संशोधन करने के तरीके से संविधान दो प्रकार का हो सकता है। एक नम्य संविधान हो सकता है, एक अनम्य संविधान हो सकता है। देखिए, नम्य संविधान उस संविधान को कह सकते हैं जहां संशोधन आसानी से हो सकते हैं। देखिए, संशोधन अगर आसानी से हो पा रहे हैं तो संविधान नम्य है, और अगर संशोधन आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, संशोधन की संविधान में जो प्रक्रिया है वो कठोर प्रक्रिया है, तो उस परिस्थिति को अनम्य संशोधन या अनम्य संविधान कह सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता है कि भारतीय संविधान ना तो नम्य है और ना पूर्णतः अनम्य है। भारतीय संविधान नम्य और अनम्य के बीच का एक संतुलन है। और देखिए, भारतीय संविधान के कुछ बिंदु ऐसे हैं या कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है, और कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें संशोधन को करना कठोर है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता के बीच का एक मिश्रण है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के 3 प्रकार हैं। पहला तो है केवल साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। देखिए, इस परिस्थिति में जो विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं या उनके विधानमंडलों से पास अगर हो जाता है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कठोर प्रक्रिया मानी जाती है। तो भारतीय संविधान कठोर संशोधन और नम्य संशोधन के बीच का एक संतुलन है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है केंद्र अभिमुख संविधान। देखिए, भारत का संविधान केंद्र अभिमुख संविधान है। देखिए, भारत का संविधान केंद्र अभिमुख संविधान क्यों है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, अभी अगली क्लास में हम अनुच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया
राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है। देखिए, संघात्मक संविधान के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं जैसे केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके साथ साथ आपातकालीन उपबंध, इकलौती नागरिकता, एकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति इत्यादि। जो संघात्मक संविधान के गुण हैं वो समस्त गुण भारतीय संविधान में उपलब्ध हैं। और राज्य सूची के विषयों पर केंद्र, जो राज्य सूची 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान की है, उसमें 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। लेकिन अगर राज्यसभा ये आशय पारित कर दे कि राज्य सूची पर संघ सरकार कानून बना सकती है, तो इस परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और यही तो है भारत का केंद्र अभिमुख संविधान, जिसमें केंद्र को एक शक्तिशाली के तौर पर दर्शाया गया है, केंद्र को एक मुखिया के तौर पर दर्शाया गया है, जबकि राज्य केवल उसके अधीन जो हैं वो जो उसके अधीन रहेंगे और राज्यों को संघ से अलग होने के अधिकार नहीं हैं। देखिए, अमेरिका के अंदर, अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राज्यों को जो केंद्र से अधिक स्वायत्तता मिली हुई है, जबकि भारत में ये परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। भारत में केंद्र जो है वो मुखिया है और उसके अंतर्गत जो राज्य हैं, राज्य उसके अधीन रहेंगे, राज्य उसके जो हैं उसके अंतर्गत ही कार्य करेंगे। अब नई विशेषता है, और नई विशेषता है भारत में एकल नागरिकता का होना। देखिए, भारतीय संविधान में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो एकल नागरिकता है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए, एकल नागरिकता का अर्थ है कि भारत में जो एकल नागरिकता है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, उसको किसी राज्य विशेष की नागरिकता लेना अनिवार्य नहीं है। यहाँ एक बात ये समझनी है कि अगर बात हम यूएसए के संविधान की करें, अमेरिका के संविधान, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। वहाँ केंद्र की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकताएं अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं, जबकि भारत में और ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का पाया जाना। जो अडल्ट, जो भारतीय संविधान में जो अडल्ट फ्रेंचाइजी है, वयस्क मताधिकार है, उसका पाया जाना भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और इसके अंतर्गत भारत में जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, उनका जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और मूल संविधान में जो मताधिकार की आयु थी वह न्यूनतम आयु 21 साल थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989, और इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन करने के बाद मताधिकार की आयु, वोट देने की आयु जो है वो 21 साल से 18 साल कर दी गई। और वर्तमान में 18 साल से प्लस के लोग ही जो मत करने के अधिकारी होते हैं। ये भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान में जो वयस्क मताधिकार को दिखाया गया है। लेकिन मूल संविधान में वोट डालने की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। और 61वां संविधान संशोधन 1989 में एक संविधान संशोधन किया गया अनुच्छेद 326 में, और इसके द्वारा जो भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। देखिए, संविधान की एक विशेषता है कि संविधान को भारत में सर्वोच्चता दी गई है।
भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च संविधान है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। देखिए, हमारा संविधान सर्वोपरि है। हमारा जो संविधान है उसको भारत में सर्वोच्चता दी गई है, सर्वोपरि है। क्योंकि सरकार के सभी अंग, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, ये अपनी अपनी जो शक्तियां हैं इनकी, उन शक्तियों को भारतीय संविधान से ही ग्रहण करते हैं। और भारतीय संविधान ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को कार्य करने की शक्तियां देते हैं। इसलिए भारतीय संविधान सबसे सर्वोपरि है। भारतीय संविधान का जो स्थान है वो सर्वोच्च स्थान है। अब देखिए, हम 3 देशों की तुलना करते हैं, और 3 देश कौन कौन से हैं। एक हम ब्रिटेन की तुलना करते हैं, एक हम अमेरिका की तुलना करते हैं, और एक भारत की तुलना करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, और ब्रिटेन में जो संसद के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून है उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, ब्रिटेन की संसद जो भी विधि बनाएगी उस विधि को सुप्रीम कोर्ट यानी कि उनके अपने न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन के अंदर संसद की सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में संसद ही सर्वोपरि है। जो कानून एक बार बना दिया वह कानून बना दिया, उसको रोकने के लिए न्यायपालिका नहीं है। देखिए, अमेरिका की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। यहाँ जो संसद के द्वारा बनाई गई कोई भी विधि है, उस विधि अगर वह विधि संविधान के अनुसार नहीं लगती तो उसके सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो देखिए, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता और अमेरिका में जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता, लेकिन भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में जो शक्तियों का स्रोत है वो भारतीय संविधान है। तो इसलिए भारतीय संविधान को सर्वोच्चता दी गई है, और भारतीय संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संविधान का एक विशेषता है, एक गुण है। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकाल का पाया जाना भी विशेषता है। और भारतीय संविधान में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान की बात की जाए, तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। एक आपातकाल, जो पहला आपातकाल है, जो 352 अनुच्छेद के अनुसार लगता है, यह आपातकाल है युद्ध या बाहरी आक्रमण, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की परिस्थिति में अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल लगता है, और इसको राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। देखिए, इसके संबंध में आने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें हम बात करेंगे, क्योंकि मूल संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह है, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे आंतरिक अशांति शब्द था। और आंतरिक अशांति शब्द, ध्यान देंगे, आंतरिक अशांति शब्द को 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को ला दिया गया। देखिए, जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वह आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था। और जब उनके बाद नई सरकार बनी तो उसने आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया। दूसरा आपातकाल देखते हैं। देखिए, दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत में जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो, देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है जब मुख्यमंत्री सक्षम ना हो या मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री कार्य करने में सक्षम ना हो, तो उस परिस्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग सकता है अनुच्छेद 356 के अनुसार।
तीसरा आपातकाल है अनुच्छेद 360 के अनुसार, ये वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल। देखिए, अगर भारतीय संविधान में बात की जाए तो भारतीय संविधान में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। 1962 भारत चीन युद्ध, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। और अगर बात की जाए राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की, तो अब तक सबसे अधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है और यह समय समय पर अलग अलग राज्यों में लगता रहता है। तो ध्यान यही रखना है कि सर्वाधिक जो बार है वो उत्तर प्रदेश में लगा है, जबकि वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में 1 बार भी नहीं लगा है। देखिए, भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारतीय संविधान के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। भारतीय संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। लेकिन 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, 1973 और 74वां 1992-93 में, और इस संशोधन के अनुसार 1992-93 में, और इस संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें ग्रामीण यानी कि स्थानीय शासन, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण शासन और शहरी प्रशासन के बारे में दिया गया। और ये भारतीय संविधान की विशेषताएं समाप्त हुई। अब हमारा जो विषय रहेगा वह रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि कल से हम संविधान का भाग पढ़ना शुरू करेंगे। भाग 1 जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, भाग 2 जिसमें नागरिकता पढ़ेंगे, भाग 3 मूल अधिकार पढ़ेंगे, भाग 4 जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। देखिए, आज की क्लास यहीं समाप्त है। धन्यवाद।